नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। चीन को अगर इस बात की गलतफहमी है कि वो भारत के किसी क्षेत्र में अनधिकृत रूप से कब्जा कर सकता है तो ये ड्रैगन की अब तक की सबसे बड़ी भूल होगी और ये भूल उसे बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत की तरफ से ये संकल्प लिया जा चुका है कि हम अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता पर किसी भी किस्म का कोई भी समझौता नहीं करेंगे। चीन ने जिस तरह से अवैध तरीके से गलवान घाटी से लेकर लद्दाख के कई सेक्टर्स तक अवैध रूप से भारतीय ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, वो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत गया है, एक बड़ा मैसेज गया है। चीन क्या चाहता है? कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान चीन की ये हरकत निश्चित तौर पर साउथ एशिया में अशांति का एक बड़ा संकेत है। चीन दुनिया में युद्ध चाहता है। कोरोना वायरस वुहान से दुनिया भर में फैलाने के बाद जब उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी दुनिया ने फिक्स नहीं की, यूनाइटेड नेशन घुटनों पर बैठा रहा, WHO चीन का गुलाम है और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की गलत नीतियों के चलते खुद अपनी ही घरेलू हिंसा का शिकार है। ऐसे वक्त में चीन अपनी ताकत का प्रदर्शन करके दुनिया को ये संकेत और संदेश देना चाहता है कि वो कुछ भी मनमानी करेगा, लेकिन उसकी मनमानी और उसकी गर्दन मरोड़ने का वक्त अब आ गया है। रूस के कमजोर होते ही, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और यूरोप का वैसे भी कोई सामरिक महत्व रह नहीं गया है, ब्रिटेन भी लगातार कमजोर हो रहा है। ऐसे में चीन को यह लगता है कि वो दुनिया की दूसरी सुपर पावर का दर्जा उसे हासिल हो सकता है। दुनिया के 14 देशों की सीमाएं चीन से लगती हैं और 14 देशों में सभी के साथ उसके सीमा विवाद चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह का मिस एडवेंचर, जैसी कायरता, जैसी क्रूरता, जैसी नीचता और जिस तरह का धोखा, कपट और छल उसने भारत के साथ किया है, शायद अपने बाकी 13 मुल्कों के साथ जिनके साथ उसकी सीमाएं लगती हैं, किसी के साथ नहीं किया है। गलवान घाटी में धोखे से हमारे बहादुर सैनिकों की हत्या करना, उन्हें जान से मारना, उनकी लाशों को क्षत विक्षत कर देना, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह एक असामान्य घटना है। हर भारतीय का दिल दहला हुआ है, हर भारतीय नाराज है, हर भारतीय जवाब चाहता है, सरकार से पूछना चाहता है और सरकार को जवाब देना चाहिए। चीन की सेना कहां तक आ चुकी है? सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार से देश की जनता जवाब चाहती है कि हमारे किन किन इलाकों पर चीन का कब्जा है। सरकार जवाब दे, इस पर स्पष्टता से जवाब दे। लगातार पिछले 2 महीने से लगातार खबरें मीडिया में आ रही हैं, लेकिन उन खबरों को संदेह की दृष्टि से देखकर लिखने वाले को अपमानित करने की कोशिश और देश में एक भ्रम फैलाने की कोशिश हुई। देश स्तब्ध है, जनता जवाब चाहती है। हमारे 20 सैनिकों की शहादत, कमांडिंग ऑफिसर की शहादत कोई मामूली घटना नहीं है। 1962 के बाद की यह सबसे बड़ी घटना है और भारत सरकार को इस पर अधिकृत बयान जारी करना चाहिए कि हम क्या जवाब देंगे। हम उन माओं को क्या जवाब देंगे जिनके बेटे शहीद हुए हैं? हम उनकी पत्नियों को क्या जवाब देंगे? हम उनके बच्चों को क्या जवाब देंगे? आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि अगर हम आज चुप बैठ गए, यानी आज भारत चुप बैठ गया, तो यकीन मानिए चाइना का डोमिनेंस 62 के बाद से ज्यादा बड़ा, स्ट्रांग पूरे साउथ एशिया में दिखेगा। उसकी दादागिरी, उसकी गुंडागर्दी, आर्थिक नाकेबंदी, सामरिक तौर पर दुनिया को डराने धमकाने और यहां तक कि जैविक युद्ध करने की उसकी जो कैपेसिटी है, यह दुनिया की शांति की और समृद्धि के लिए बड़ा खतरा है। जिस कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया को चाइना का बहिष्कार करना चाहिए, आज सब मुंह पर टेप लगाकर बैठे हुए हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे ईस्ट एशिया के देश हो। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई हिम्मत नहीं कर पाया कि वो चाइना के खिलाफ बोले। आज वही चाइना भारत की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि वन बेल्ट वन रोड योजना और CPEC प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की कोई सामरिक रुकावट भारत की तरफ से सियाचिन या काराकुलम पास के पास से कभी किसी विपरीत परिस्थिति में भारत उस पर डायरेक्ट स्ट्राइक न करने पाए, इस नाते चीन ऐसी धृष्टता करने की कोशिश कर रहा है। गलवान घाटी में और लद्दाख में हैवी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट चीन ने कर लिए हैं, इस बात के सबूत हैं। अब वक्त जवाब देने का है। अब वक्त विपक्ष पर आरोप का नहीं है। विपक्ष को भी चाहिए कि सरकार और सेना के साथ रहना है। देश की जनता को भी चाहिए कि वो आर्मी के साथ खड़ी है,
सरकार को मैंडेट है इस बात का, आपको जनादेश इस बात का मिला है। आप विपक्ष से लड़ने में अपना ध्यान मत लगाइए, आपको सीमा पर लड़ रही सेना को संकल्पित करना है, प्रेरित करना है। 1 इंच भूमि भी भारत की जानी नहीं चाहिए, और हम किसी की जमीन कब्जा नहीं करते हैं, भारत का यह इतिहास है। तो क्या हमारे सैनिकों की शहादत बेकार जाएगी? क्या हमारी जमीन पर चीन कब्जा कर लेगा? और गलवान घाटी आपके हाथ से निकलने का मतलब है दौलत बेग ओल्डी सियाचिन में आपके लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट होगी। गलवान घाटी भारत का अभिन्न हिस्सा है, पहले भी थी और रहेगी, यह इंश्योर किया जाना चाहिए, क्योंकि गलवान घाटी जिस हाइट पर मौजूद है, उस घाटी पर अगर कब्जा हो गया तो यकीन मानिए कि भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा लॉस होगा। तो भारत की सरकार क्या कर रही है? और मुझे हैरानी एक बात की और है, मैं ये बात कह लूं फिर डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त भारत के विदेश मंत्री हैं। ये वो शख्स हैं जो भारत में चीन के मामलों के सबसे बड़े कूटनीतिक विशेषज्ञ हैं। और ये सब कुछ हो किसके समय रहा है? इतनी ह्यूज क्राइसिस किसके टाइम आई है? इतनी विकट परिस्थिति किसके समय उत्पन्न हुई है? डॉक्टर एस जयशंकर के कार्यकाल में हुई है। वो विदेश मंत्री, उनका ये जिम्मा बनता है कि उसे रिजॉल्व करना चाहिए। डिफेंस का काम तो लड़ना है, बात करने का जिम्मा तो विदेश मंत्रालय का था। उन्होंने क्या किया, क्या एफर्ट्स किए, और उनके विदेश मंत्री बनते ही इस तरह का इतना मेजर अटैक भारत की सेना पर हुआ। बहुत चिंता का विषय है बहनों भाइयों, और बहुत ही गंभीर विषय की मैंने चर्चा की है। पहले कुछ बयान सुनिए, फिर आज मैं एक बड़ी डिबेट को आयोजित की है, एक एक बिंदु पर बात होगी। देश जवाब चाहता है। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? आप ये दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष ने अपने सैनिकों को बिना किसी हथियार के मरने के लिए छोड़ दिया? ये किस प्रकार का बयान है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। आपके समर्थित सरकारों के समय, आपके सरकारों के समय क्या क्या वार्ता हुए थे, किस किस प्रकार की संधियां हुई थी, क्या एग्रीमेंट्स हुए थे। 1993 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 1996 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 2013 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था। आपके पास अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी टू से राहुल गांधी जी, यू आर द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन दैट इंडिया हैज येट सीन। जब हम ये कहते हैं कि ये देश प्रथम है, जब हम ये कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम है, जब हम ये कहते हैं कि ये देश रहना चाहिए, हम आप रहें ना रहें, राजनीति आएगी जाएगी, सरकार बनेगी बिगड़ेगी, आज ये प्रधानमंत्री हैं, कल वो प्रधानमंत्री होंगे, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस होगी, फिर बीजेपी आएगी और कोई पार्टी आएगी सत्ता में, लेकिन ये देश रहना चाहिए ना। लेकिन ब्लेम गेम आप देखिए किस लेवल का हो रहा है। सेना का मनोबल का स्थिति देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के स्टेटमेंट सब आते नहीं हैं। पहले वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी बहुत दिया करते थे, अब जब से घटनाक्रम हुआ है वो शांत हैं। जवाब अब देने का वक्त है, और भारत की जनता जवाब चाहती है। 133 करोड़ लोगों को जवाब चाहिए कि जिनको हमने असीम मैंडेट के साथ इस देश में चुना है, वो चीन को क्या जवाब देंगे। चीन को करारा जवाब मिलना चाहिए। हमारी एक एक इंच भूमि पर भारत का नियंत्रण होना चाहिए, और हमारे सैनिकों की शहादत का बदला बहनों भाइयों लेना ही होगा। अगर आपने दुश्मन को ऐसे ही छोड़ दिया तो आज उन्होंने 20 किए हैं, कल ज़्यादा करेंगे। 20 का बदला 200 से अगर जब तक भारत नहीं ले लेगा, तब तक चैन से न तो आप सो सकते हैं, न हम सो सकते हैं, और न हमारी बहादुर सेना, न वो महान बिहार रेजिमेंट चैन से सो सकती है, जब तक वो पूरा बदला अपने कमांडिंग ऑफिसर और बाकी बहादुर सैनिकों का नहीं ले लेती है। मेरे साथ आज की डिबेट में अमित पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, कर्नल टीपी त्यागी जी हैं, सर्वेश द्विवेदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जाने माने विचारक और नेता हैं, और मेरे साथ बहुत ही खास शख्सियत जनरल राजेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। ये वो महान शख्स हैं कि जो बिहार रेजिमेंट में 40 साल इन्होंने नौकरी की, 40 साल भारत की सेना की सेवा की, 40 साल तक भारत की सेवा की, और ये उस महान बिहार रेजिमेंट का हिस्सा हैं जिसको इन्होंने पाल पोस कर इस लायक बनाया कि आज वो सीमा पर बहादुरी से चाइनीज ड्रैगन की गर्दन मरोड़ रही है, और वहां पर मुस्तैदी से खड़ी है। ऐसी ब्रुटैलिटी के बावजूद हमारे जवानों ने का मनोबल
गिरा नहीं है बल्कि और मजबूत हुआ है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सबने अपना समय निकाला। अमित पुरी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे चाहता हूं। देश जवाब चाहता है, आपको इतना असीम मैंडेट दिया गया, किस बात के लिए दिया गया? आपको असीम मैंडेट इस बात का जनता ने दिया कि आगे बढ़िए, चीन को सबक सिखाइए। आपको इस बात का मैंडेट है कि आप भारत की सभी सीमाओं को अक्षुण्ण रखें, अखंड रखें और इस देश की संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ न हो। चीन बॉर्डर पे क्या हो रहा है अमित पुरी? आपका सवाल पूरा हो गया ब्रिजेश जी। गो अहेड। चीन बॉर्डर के ऊपर जिस कायराना और भूमाफिया तरीके से चीन के सेना ने, मैं चीन की सेना तो नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है वो, इंडियन आर्मी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेटवर्क में काम करती है लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। जिस कायराना तरीके से उसने काम किया, 20 के बदले 42 मौके पे मारकर बहादुर जवान हिंदुस्तान के लौटे। वो पैच जिसके आप जिक्र कर रहे थे, जो बैरन लैंड की तरह पड़ी थी, उसके ऊपर सारा नेटवर्क, हैवी मिलिट्री आर्टिलेशन ले जाने तक के लिए सड़कें बनाने, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, एयरपोर्ट्स और सारी तैयारी इस देश की सेना ने की। ये चर्चा जरूर होती है, मैं प्रथम दौर में केवल एक बात कह के रोक दूंगा। तमाम सामरिक और कूटनीतिक चर्चाएं और गतिविधियां कि बॉर्डर के इधर कितना एस्केलेशन है फोर्सेस का, कुछ पोस्चरिंग के लिए उधर कितना एस्केलेशन किया गया जिंगजिंग प्रांत के उधर अपने चाइना के द्वारा, अपने चाइना के द्वारा। अरे अपने, वेरी गुड, गो अहेड, गो अहेड। मैं इसलिए कह रहा हूं, गो अहेड। ये वो देश है, ये वो देश है, मैं जानता था इस शब्द को आप पकड़ेंगे। ये वो देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को मानता है, लेकिन बुद्ध के इस देश में युद्ध जब भी हुआ है, हम बता देंगे और हमारी सेना सक्षम है कि पावर ऑफ द गन क्या होती है, आर्टिलरी क्या होती है। बैटलफील्ड में चीन को पता लग जाएगा। वो सेना जो पिछले 50 साल से कभी युद्ध न लड़ी, वो भारत की वीरतापूर्ण सेना का मुकाबला कतई नहीं कर सकती। क्या आप देश को इस बात का भरोसा दे पाएंगे कि चीन हमारी 1 इंच जमीन भी कब्जा नहीं कर पाएगा? मैं आपको एक चीज आश्वस्त करना चाहता हूं, एक नागरिक के नाते भी, और जो आपने टिकर के नीचे लिखा है मेरे नाम के साथ, उस कारण से भी, कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हिंदुस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और 1 इंच जमीन इस देश की हम जाने नहीं देंगे। सरकारें कहीं भी रहे जाएं, लेकिन इस देश की भूमि इंटैक्ट रहेगी। ऑलराइट, मेरे साथ जनरल राजेंद्र सिंह जी जुड़े हैं। पहले उनका पक्ष ले लेते हैं, फिर राजपूत जी की तरफ मूव करेंगे। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पास क्या सर सूचना है कि मौके पर अभी क्या हालात हैं, हमारी पोजीशनिंग क्या है, और कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो स्ट्रैटेजिक ना हो और आप देश के साथ शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि गलवान घाटी से लेकर लद्दाख की कई फिंगर्स तक, फिंगर 4 से फिंगर 8 तक, जिस तरह की चीन की सेना आई हुई है और जिस तरह का बड़ा हैवी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, ये बहुत चिंता का विषय है सर। जी, और पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एक कमांडिंग ऑफिसर साहब और 20 जवान शहीद हुए हैं, उनको चीन वालों ने धोखे से लोहे के डंडे और तार से मारा है, वो बैट से मारा है। ये एक जवान का मरने का तरीका नहीं है। हम गोली चलाते हैं तो बहुत रोष है कि क्यों गोली नहीं चलाई। दूसरा, जो मोराल है, बटालियन वहां पे पूरे तैयार है बदला लेने के लिए, लेकिन आज एक खबर आई है कि शायद उन्होंने पुलिस का गियर भेजा है फौज को पत्थरों से रक्षा करने के लिए। ये तरीका नहीं है फौज का लड़ने का। फौज के हाथ मत बांधो। जो नेता हैं देश को कंट्रोल कर रहे हैं, हमें आज़ादी दो लड़ने की। पुलिस वाली गियर मत भेजो, हम पुलिस नहीं है। हमें हथियार का इस्तेमाल करने की इजाज़त दो। अब ये जो कह रहे हैं कि हथियार लेके गए थे जवान, ये दोनों बीच की बात कर रहे हैं। ये जब होता है कि आप जब डिस्प्यूटेड एरिया में जाते हो, जहाँ पे एलसी की आपकी कुछ सोच है, चीन की कुछ है, तो वहाँ अगर अचानक दोनों पेट्रोल मिल जाएं, तो वहाँ आदेश है कि आप एक डंडा लगाओगे, उसके ऊपर लिखोगे कि आप वापस जाएं, फायर नहीं करोगे। यहाँ पर सामने चीन वाले पूरी लड़ाई कर रखे हैं, आपके इलाके में बैठे हैं, मोबिलाइज करे हुए हैं,
उनकी टैंक्स आ रखी हैं, उनकी गन्स आ रखी हैं, पूरी इस्टेब्लिशमेंट तैयार है, और ये अब बोल रहे कि हम फायर नहीं करेंगे। क्या मजाक कर रहे हो आप लोग? ये बिल्कुल सही नहीं है। जवानों को ऐसे मत मरवाइए। आज शायद कुछ ऐसा मिला है आदेश के सेना को आदेश दे दिए गए हैं, वो अपना फायर खोल सकते हैं। अभी आप देखोगे चाइना का क्या हाल होता है। हमारे जवानों का मोराल बहुत स्ट्रांग है, और उनमें अभी एक सर इतना गलवान गुस्सा घाटी है पे जितना आप अभी देश में मौजूदा देख रहे हो। स्थिति क्या है? चाइना कितनी हैवी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ आया है वहां पे? चाइना पीछे है, अपनी साइड में बहुत कम है, लेकिन उसने जो एलसी जो हमारी सोच है उसके हमारी तरफ आ रखा है। और यही हमारे प्रधानमंत्री का कहना है, वापिस जाओ, जो पहले का था वहां पे जाइए, हमें मंजूर नहीं है आप जो बदली कर रहे हैं। अगर नहीं जाएगा तो लड़ाई होएगी और उसको भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। गलवान में चाइना की आर्मी को नहीं रहने दिया जाएगा। हमारे लिए इसके बहुत गंभीर परिणाम होने वाले हैं। सर क्या जिस तरह से सेना का राजनीतिकरण हो रहा है सर, और जिस तरह से सेना के हाथ बांधे जा रहे हैं सर, अगर हम वक्त रहते अगर इसका जवाब नहीं देंगे तो कब देंगे? कम से कम सेना को तो अपना पूरा काम करने दिया जाए। जी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रखी है। जो मेरे ख्याल नेता जो बोल रहे हैं, ये लड़ाई को और पीस टाइम को कंफ्यूज कर रहे हैं। जब आप पीस टाइम में जाते हो कहीं भी, चाहे आप अरुणाचल में जाओ, सिक्किम में जाओ या लेह लद्दाख में जाओ, जहां भी आपकी परसेप्शन लाइन अलग है, या उत्तराखंड में जाइए, बाराहोटी का इलाका है, तो बाई चांस अगर आमने सामने दोनों पेट्रोल आ जाए तो आप फायर नहीं करते हो। उनको बोलते कि भी आप गलत आगे हो, आप ये वापस पीस चले टाइम की जाओ। बात है। हाँ जी, लेकिन अभी तो लड़ाई है। अभी क्यों आप रूल हमारे ऊपर थोप रहे हो? सेना को परमिशन दो। अब मैं आपको बताऊं कि अगर जहां एक सीओ की मौत हो जाती है, वहां बटालियन पागल हो जाती है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि बटालियन के पास हथियार थे और उन्होंने फायर नहीं खोला है। ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं ऊपर वाले, लेकिन आप ये सच मान के चलो, अगर एक सीओ को नुकसान होता है तो वहां खून की नदियां बह जाती हैं। ये जो भी आदेश ऊपर से दिए थे ये गलत थे। मुझे खुशी है कि आज शायद ये बदली कर दिए हैं, लेकिन डर की बात यह है कि वहां पे आपने पुलिस का प्रोटेक्टिव गियर भेज दिया है कि अगर आपके ऊपर पत्थर मारेंगे आप आगे शील्ड खड़ी कर देना है। ये नहीं मंजूर है। फौज को कृपया करके जितने नेता हैं, प्लीज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हमें लड़ने दो जैसे हम लड़ने के लिए हमने ट्रेनिंग करी है। हमें पुलिस वाले मत बनाओ। हम चाइना से अच्छे सोल्जर्स हैं, ट्रेन हमारे फेवर में है। चाइना हमारे से नहीं जीत सकता है, सिर्फ विश्वास रखिए हमारे में, हमें कंट्रोल मत करो। हम अच्छे सिपाही हैं। चीन वाले बोल रहे हैं कि आज की तारीख में इंडियन आर्मी माउंटेन वॉरफेयर में दुनिया की नंबर 1 फौज है। तो आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो हमारे ऊपर? हमें लड़ने दो जैसे हमें लड़ना आता है। ऐसे मत हमें कंट्रोल करिए। एक कमांडिंग इससे ऑफिसर नुकसान हो का जाए। किसी रेजिमेंट के मारे जाने का क्या तात्पर्य होता है? इसका मैसेज क्या जाता है? जी, ऐसे जैसे मान लो एक गांव का जो सबसे इज्जतदार आदमी है, सबका भविष्य उस आदमी के हाथ में है, उसको तो एक तरह उसको भगवान की तरह उसकी पूजा करते हैं लोग। अगर उसको कुछ हो जाए तो गोलियां चल पड़ती हैं, खून खून हो जाते हैं। तो ये या तो इनके पास हथियार नहीं थे, आदेश थे आप हथियार नहीं खोलोगे। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सीओ साहब को मार दिया और वो खून की नदियां ना बहे वहां पे। ये ऊपर से कोई इन्होंने गलत डायरेक्शन दिया था या गलत इंटरप्रिटेशन। कमांडिंग ऑफिसर का मारे जाने का मतलब खून की नदियां बहनी चाहिए ना? बिल्कुल बहनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत जी और कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, ये देश जवाब चाहता है, ये देश एकता चाहता है, ये देश अखंडता चाहता है, और ये देश विपक्ष का भी साथ चाहता है। हमारी सेना भी विपक्ष का साथ चाहती है। ब्रजेश भाई, पहले तो मैं आपको नमन करूं और जनरल राजेंद्र सिंह को नमन करूं कि आप दोनों के बोलने के बाद सच्चाई ये है, इस वक्त पहला चैनल है सुबह से 7-8 चैनलों के बाद में जो चैनल सच में सेना के भी साथ खड़ा है, निशर्त खड़ा है, बाकी सब लोग कहने की बात कर रहे हैं।
आज मैं जनरल राजेंद्र सिंह को सैल्यूट करता हूं, इन्होंने बड़े ही निष्पक्ष भाव से अपनी बात रखी और जो आपका ओपनिंग रिमार्क था उसके बाद देश को कुछ भी कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। देश आप जैसे लोगों के साथ में पूरी तरीके से संप्रभु भी है और सुरक्षित भी है। एक बात मैं खाली कह दूं इस बात को लेकर के कि यहां पर पूरे देश के 135 करोड़ आदमी, एक एक पार्टी और एक एक दल का एक एक नुमाइंदा अपनी सेना की बहादुरी को भी सलाम करता है और धोखे से और कायराना ढंग से मारे जाने की मजम्मत भी करता है और बदला लेने के लिए तैयार है। मैं खुद एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हूं, अगर मेरी भी आवश्यकता कहीं पर है तो मैं अपने कोर कमांड में लिख करके दे आया हूं। और मैं जनरल राजेंद्र सिंह जी से भी कहता हूं कि मैं 83 बैच का सी सर्टिफिकेट हूं और अमित पुरी जी भी सी सर्टिफिकेट है, मेरे सीनियर थे। तो ये मैं आपसे कह दूं खाली कि हम सब लोग पूरी तरीके से बदला लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बात राजेंद्र सिंह जी ने कही है वो पहली बार पूरे दिन में पहली बार सुन रहा हूं और इस बात के बाद जनरल राजेंद्र सिंह वो हैं जिन्होंने बिहार रेजिमेंट को पाला पोसा है 40 साल। जिस बिहार रेजिमेंट लड़ रही है वो ये वहां रहे हैं। इनके इमोशंस को आप समझ नहीं सकते हैं। मैं भी कई बार नहीं समझ पाता हूं इनके इमोशंस को। उनके लिए अपने बेटे से ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपनी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे रोए खड़े जब मैं बात कर रहा हूं। तो इनके लिए बिहार रेजिमेंट का मतलब जीवन और मौत है। वही बात कह रहा हूं। आज मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, मेरे खुद के रोए खड़े हैं और मैं बोल नहीं पा रहा हूं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, पहली बार ऐसा हो रहा है। जो बैटन की लड़ाई थी वो हमें पता है, जिस तरीके से धोखे से मारा वो हमें पता है, लेकिन सीओ क्या होते हैं वो भी हमें पता है। और हमारी ही भूमि पर उन्होंने हैवी आर्टिलरी लगा रखी है, टेंट्स लगा रखे हैं और 30 अप्रैल से 5 मई के बीच में लगा लिए थे और हम लगातार प्रश्न कर रहे हैं और हमारे प्रश्न को सरकार डिनायल मोड में है। ओके, ऑलराइट सुरेन जी, मैं ये हमारे लिए चिंता का विषय ये है। सर्वेश द्विवेदी आरएसएस के विचारक बैठे हुए हैं, ये खुद इस बात को भी कहेंगे कि देश सर्वोपरि है या सत्ता सर्वोपरि है। ओके, एक सेकंड। कर्नल टीपी त्यागी साहब, एक कमांडिंग ऑफिसर का मारा जाना मतलब उस घर के पिता की मौत है, उस गांव के मुखिया की मौत है। और मैं जनरल राजेंद्र सिंह की बात से 100% सहमत हूं और उनके साथ खुद को आबद्ध करता हूं। हमारे कमांडिंग ऑफिसर की मौत का मतलब खून की नदियां बहनी चाहिए, इससे कम पर बात ही नहीं होगी। मिश्रा जी 20 सिपाहियों की शहादत के बाद अब अगर चीन के साथ कोई बातचीत करके समझौता किया गया तो ये देश और इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। इस वक्त की बात कर रहा हूं। इस वक्त हिंदुस्तान इस पोजीशन में है कि वो चीन के तिलस्म को तोड़ सकता है। माउंटेन वॉरफेयर के अंदर मैं इंडियन ओशन या साउथ चाइना सी की बात नहीं कर रहा, लेकिन माउंटेन वॉरफेयर के अंदर हिंदुस्तान की सेना का चीन तो क्या दुनिया में कोई समानांतर नहीं है। लिहाजा हमारे लिए बहुत मुफीद वक्त है कि हम चीन के साथ आक्रामक रुख का इस्तेमाल करें। और अगर वहां गोली नहीं चली तो ये गलती थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि कंसीलमेंट, डिसेप्शन, कैमोफ्लेज, धोखा, षड्यंत्र, झूठ बोलना, अरे यही तो टैक्टिकल आर्मी है। हम क्यों चीन को ब्लेम करें? हमें करना चाहिए था। अगर गोली चलने की संधि थी, गोली ना चलाने की संधि थी, तो चीन ने भी तो संधि तोड़ दी, हम भी तोड़ देते। हमें गोली चलानी चाहिए थी और टैक्टिकल कमांडर को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए। जनरल सगत सिंह ने 1967 में दिल्ली के ऑर्डर के इंतजार किए बगैर आर्टिलरी खुलवा दी थी और यही कारण था कि 300 चाइना के सैनिकों को टुकड़ियों से काट दिया गया था। आई सैल्यूट यू सर, आई सैल्यूट यू। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मेरे साथ सर्वेश द्विवेदी जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। त्यागी साहब रुकिएगा अभी थोड़ी देर और आप। सर्वेश जी, बहुत स्वागत आपका। आज मन बड़ा दुखी और बहुत उदास है। पिछले 3-4 दिनों से जो कुछ भी खबरें भारत चीन सीमा की से आ रही हैं, चीन ने हमारी अखंडता और भारत की संप्रभुता को ललकारा है। हमें क्या करना चाहिए, आप बताइए देश को। देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मैं बड़ा निवेदन करना चाहता हूं
हमारे जितने पैनल में बैठे हुए लोग हैं कि देश बड़ा है या राजनीति बड़ी है। अगर देश बड़ा है तो राजनीति को समझ बूझ करके देश के साथ रहिए। हम इस आपके चैनल के माध्यम से जनता की बात कहना चाहते हैं। पहले संदेश चीन के लिए है और दूसरा संदेश यहाँ की सरकार और यहाँ के राजनेताओं के लिए है। चीन के लिए संदेश ये है कि मैं मई 2010 में गया था और हमने कहा था वहां के वाइस चेयरमैन से कि भारत की जनता लड़ना नहीं चाहती और ना ही टेक्नोलॉजी और ना ही पूंजी, इन दो से डरती है। और इसलिए भारत की जनता अगर चीन जनता के साथ एक साथ हो जाए तो विश्व की कोई ताकत नहीं कि जो आर्थिक रूप से या टेक्नोलॉजी या मशीन के रूप से शासन कर सके, सत्ता कर सके। आज उसे ये कहना चाहते हैं कि भारत की जनता चीन की जनता से लड़ना नहीं चाहती, चीन की जनता भी नहीं लड़ना चाहती, ये लड़ती है वहां की सरकार, वहां की राजनीति। तो इसका जवाब भारत की जनता देना जानती है और जो भारत के सरकार में बैठे लोग हैं उनके लिए यह संदेश है कि इनको मुंहतोड़ जवाब दें। और 1962 से अब तक इन्होंने जितना कब्जा किया इसको निकाल बाहर करें। हम दूसरे की जमीन नहीं लेना चाहते, लेकिन अपनी जमीन अरे कौन लड़ रहा है सर? और तीसरी वहां बात, हथियार लेकर सैनिक गए हैं नहीं गए हैं ये बात विदेश यही मंत्री बता लड़ाएंगे। रहे हैं। और आपने जिन्हें विदेश मंत्री बनाया है वो तो चाइनीज एक्सपर्ट हैं। चाइना के मामलों में आपने उनको एक्सपर्ट बनाया हुआ है। आज वो आपके विदेश मंत्री ऐसा हैं। है। जवाब तो पूछा जाएगा ना सर कि हमारे ब्रजेश फॉरेन जी- मिनिस्टर क्या कर रहे थे। ब्रजेश जी पहले आप पूरी बात सुन लीजिए और ये विदेश मंत्री का विषय बाद में आएगा। यहां पर पहले ही मैं विदेश मंत्री कहलाता हूं। विदेश मंत्री, गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर, ये तीनों की जिम्मेदारी होती है कि देश के अंदर और देश के बाहर सुरक्षा को उसे देखें और उसके लिए कार्य करें। तो ये बात तो हम बाद में करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सुषमा स्वराज जी को छोड़ करके और बाकी विदेश मंत्रियों का क्या हाल रहा ये सबको पता है। और इसलिए ये भी वह विदेश मंत्री के रूप में सफल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जो इन्हें करना चाहिए वो इन्होंने नहीं किया और इसलिए इनके लिए चेतावनी भी है कि ये ठीक ढंग से काम नहीं करते तो मंत्रालय छोड़ें। और दूसरी बात, तो क्या उनको रिजाइन कर देना चाहिए? आवाज क्या को ये डॉक्टर उठाना एस जयशंकर चाहते को हैं। रिजाइन करना चाहिए? आप क्या उनका इस्तीफा मांग रहे हैं? बिल्कुल रिजाइन करना चाहिए अगर काम ठीक नहीं करते तो। वो चाइनीज मामलों के सबसे और बड़े दूसरी विशेषज्ञ बात, हैं। मनमोहन जनता ये सरकार में चाहती 4 है। साल वो पोस्ट रहे हैं बीजिंग में। आप उनका इस्तीफा मांग रहे हैं? अरे भाई विदेश जी, मैं आपको बता दूं, आपके चैनल पर ही मैंने कहा कारपोरेट और ब्यूरोक्रेट्स इस कोरोना में फेल्योर रहे हैं और वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, वो कभी सफल नहीं हो सकते और उनकी प्रवृत्ति नहीं सफल होने की। जो हमेशा आज विदेश मंत्रालय जो है 70 वर्षों का, उसी का प्रतिफल है इट्स कि बिग हमारे स्टेटमेंट। विरुद्ध नेपाल जो है आके दिखाया। आरएसएस चाइना का विचारक रहा। ने भारत के विदेश मंत्री का इस्तीफा मांगा है। आप इस बात पर कायम है सर? आप उनका इस्तीफा चाहते हैं? मैं अगर वो काम नहीं करते तो देना पड़ेगा। ये जनता मांगती है, आरएसएस नहीं, ये जनता की आवाज है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये जो कोरोना से क्षति हुई है भारत की, इसमें जितनी भी राजनीतिक पार्टी अपने यहां से प्रस्ताव पारित करें कि चाइना को मुलजिम बनाया जाए और पूरी क्षतिपूर्ति चाइना से वसूल की जाए, क्यों नहीं ये राजनेता प्रस्ताव पारित करते हैं? तो आप ये कहना चाहते हैं कि केवल बोलना ओके, इट्स द बिगेस्ट स्टेटमेंट। देश चाहता है कि ये जो है लेबोरेटरी से तैयार हुआ कोरोना और ये मानवता के विरुद्ध है और इसलिए वो मानव अपराधी है चीन और इसके खिलाफ विश्व कार्रवाई करे, विश्व संगठन कार्रवाई करे और ये भारत की जनता चाहती है। एंड बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज दैट के आरएसएस के एक वरिष्ठ विचारक और वरिष्ठ नेता की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि भारत के विदेश मंत्री से इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए और अगर वो ना दे तो इस्तीफा उनको बर्खास्त भी कर देना चाहिए।
अगर ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि नेपाल और चीन ये कर रहा है, पूरा कम्युनिस्ट का दबाव है पाकिस्तान पर, और इसके बाद भी हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा? ये तो प्रश्न है जनता का। ओके, ऑल राइट सर। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ इस डिबेट में भारत के जनता की तरफ से कहना चाहता हूं, ब्रजेश जी सुन लीजिए कि ये आर्थिक लड़ाई भी करनी है और सैनिक लड़ाई भी करनी है, और सेना को फ्री छोड़ना है कि वो जिस स्ट्रेटेजी से लड़े उसकी पूरी देश उनके साथ है, और देश को विश्वास है कि सेना हमारी सफल होगी और चीन असफल होगा। सर मैं पर आपसे समझना चाहता हूं कि अकेले विदेश मंत्री ही क्यों जिम्मेदार हैं? आप सारा ठीकरा एस जयशंकर पे ही क्यों फोड़ रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दें? ऐसा है, जयशंकर का सबसे पहले ब्रजेश जी, मैं चीन गया हूं मई 2010 में। हमने वहां चीन में सबको नजदीक से देखा, जहां से ये कोरोना लेबोरेटरी है उसको भी देखा। हम जानते हैं कि ये जो कम्युनिस्ट सिस्टम है यह आतंकवादी सिस्टम है, ये ह्यूमन बिहेवियर के विरुद्ध है, और इसीलिए जो है चीन हर एक पड़ोस के देश से लड़ रहा है, इसकी प्रवृत्ति है। और इसने नेपाल के राजा की हत्या हुई और ये देश बोला नहीं, और वहां माओवादी सरकार बन गई, वो आज आंखें दिखा रही। इसमें विदेश मंत्रालय का रोल नहीं है क्या? सरकार कोई भी हो, ओके सर, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, ओके सर, इनका सब संयुक्त जिम्मेदारी है। ओके जिसको सुषमा जी का क्यों याद किया जाता? सुषमा जी, अटल जी विदेश मंत्री रहे, उनके मुकाबले ये कहां है? मैं आपका आक्रोश समझ सकता हूं सर। ऑल राइट, बीरेन जी भी आ गए डिबेट में। भाई बीरेन जी, आज क्या रिपोर्ट बॉर्डर से आपको प्राप्त हो रही है, क्या स्थितियां हैं और भारत किस प्रकार का एक्शन ले रहा है? वैसे ही आज की सबसे बड़ी खबर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए एक बहुत बड़े नेता ने भारत के विदेश मंत्री का इस्तीफा मांगा है और ये बताया कि वो फेल्योर है। बीरेन जी, गो अहेड। देखिए, भारत की विदेश नीति का फेल्योर होना या उसका पास होना, ये आकलन बड़े बड़े विशेषज्ञ करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस देश में एक ऐसा विदेश मंत्री मिला है जो जननायक या जननेता नहीं है, जो सरकारी नौकरी करता था और किसी के प्रसाद पर्यंत पर आकर वो आज विदेश मंत्री बन बैठा है। उसको राजनीतिक नेता कितनी अहमियत देते होंगे अब ये अलग बात है, लेकिन ब्रजेश जी, ये महज संयोग है या कोई साजिश कि चाइना, नेपाल, पाकिस्तान जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं वो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें करते जा रहे हैं, और पिछले कई सालों में इनकी साजिशें तेज हुई हैं, चाहे पुलवामा का मामला रहा हो, चाहे आज सैनिक घुसे हों। तमाम सारे राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हैं, ये ज़्यादा चीज़ों का बेहतर आकलन करेंगे, लेकिन हम ये मानते थे कि मोदी सरकार एक मजबूत सरकार है और ये दुश्मन के दांत खट्टे करेगी। लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि जो दल विपक्ष में होता है वो बताता है कि हमारा सीना बहुत चौड़ा है, हम इनके घर में घुसकर मारेंगे, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाता है तब अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून और संधियों का हवाला देने लगता है, तब वो अतीत में कही गई सारी बड़ी बड़ी बातों को भूल जाता है। तो सियासत में जनता को धोखा देने के लिए खाली इस तरह की बातें की जाती हैं जिन पर अमल हो ही नहीं सकता, या वाकई में कुछ इच्छा शक्ति है। ये बात जरूर है। आज सुरेंद्र राजपूत के सामने संकट है कि वो क्या बोले। देखिए, यहाँ तो आरएसएस ने खुद ही डिमांड कर ली कि फॉरेन मिनिस्टर इस्तीफा दे दें। जो काम ये नहीं हौसला कर पाए, वो मैं तो सैल्यूट करता हूँ सर्वेश जी को। ओके, वीरेन जी, गो अहेड। मैं सर्वेश द्विवेदी जी को प्रणाम करता हूं। देखिए द्विवेदी जी, एक सेकंड रुक जाइए सर। द्विवेदी जी प्लीज 1 मिनट सर। द्विवेदी जी 1 मिनट सर। राजपूत जी 1 मिनट सर। बीरेन जी कंप्लीट कर लें, आता हूँ। द्विवेदी जी ने जो बात कही है उससे पूरा देश सहमत हो सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ब्रजेश जी, अगर हम खेत की रखवाली नहीं करेंगे अपने, तो खेत की मेड़ को तोड़कर कोई भी अपने में मिला लेगा और फिर बाद में हम उसका अंश ढूंढते रहेंगे कि मेड़ कहाँ थी, मेड़ कहाँ थी। तो जो हमारी एलओसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसकी रक्षा करना हमारे जिम्मेदारी है हमारे देश की।
लेकिन समस्या ये है कि एक छोटी सी किस्सा सुनाऊं आपको। एक बार एक पहलवान बच्चे ने एक कमजोर बच्चे को एक थप्पड़ मारा। तो कमजोर बच्चे ने पहलवान बच्चे से पूछा कि ये बताओ, ये तुमने गुस्से में मारा कि मजाक में मारा? तो उसने कहा गुस्से में मारा। तो कमजोर बच्चे ने कहा अच्छा तो ठीक है, वैसे मुझे मजाक पसंद नहीं है, तुमने गुस्से में मारा तो ठीक मारा। तो जब आपको हर हाल में समझौता करना है भाई, जब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने मजबूत सरकार है, इतनी मजबूत बातचीत है, शी जिनपिंग आए थे, उसके बावजूद हमारे सैनिक मारे जाएंगे। हम उनका सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं, उसी से वो गोला बारूद बना रहे हो, हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। तो क्या हम अपने सैनिकों की हत्या के लिए सामान खरीद रहे हैं, उनको पैसा उपलब्ध करा रहे हैं? तमाम सारे सवाल। दूसरा, भारत विश्व गुरु बन गया था, लगभग बता रहे थे कि आउटर पे खड़ा है एकदम विश्व गुरु बनने के। हाँ। तो वहां से ट्रेन फिर वापस लौट आई। तो बड़ी सारी बातें हैं, लेकिन आज कंक्लूड करें बीरेन जी, एक ब्रेक लेना चाह रहा हूं। हरिओम पवार साहब ने 4 लाइनें लिखी हैं देश के राजनेताओं के लिए, क्योंकि वक्त सबसे हिसाब मांगेगा और इस बात को जो आज समझेंगे वो महसूस करेंगे कि सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं और बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। और जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगा लहराने का अब अधिकार नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर इस डिबेट के जरिए निकलकर सामने आई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ विचारक सर्वेश द्विवेदी जी ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से उनकी विफलताओं के लिए इस्तीफा मांग लिया है। ये पहली बार है और बहुत बड़ा बयान है ये। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस विषय की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारत की अखंडता और संप्रभुता पर चीन ने आक्रमण करने की कोशिश की है और धोखे से हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया है। जितने कायराना तरीके से चीन की कायर सैनिकों ने हमारे जवानों पर हमला किया है, दुनिया में उसकी सर्वाधिक निंदा की जा रही है। चीन एक साम्राज्यवादी राज्य है और एक तानाशाह मुल्क के तौर पर दुनिया भर में जाना जाता है। दुनिया के 14 मुल्कों के साथ उसकी सीमा मिलती है और सबके साथ उसका विवाद चल रहा है और भारत के साथ ये विवाद विस्फोटक मुहाने पर आके खड़ा हो गया है, क्योंकि हमारी गलवान घाटी और लद्दाख पर कब्जा करने की उनकी नीयत है। अमित पुरी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। पुरी जी, आपने सर्वेश द्विवेदी जी की बात सुनी। आपका मात्र संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने इस बात की डिमांड की है कि विदेश मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आऊंगा सर, मैं द्विवेदी जी आऊंगा आपके पास, प्लीज वेट। अमित पुरी गो अहेड जी। ब्रजेश जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जस्ट सेकंड, वेट। ओके, मेरी पहले बात सुन लीजिए। ओके, प्लीज गो अहेड। बोलिए। फिर इसके बाद ओके, गो अमित पुरी बोलेंगे। जी बोलिए। ऐसा है कि मैंने कहा कि संघ नहीं कह रहा, संघ का आएगा स्टेटमेंट तो वो अरुण जी देंगे, हम संघ के स्टेटमेंट देने वाले नहीं। ये देश की जनता चाहती है, मैं उसके साथ हूं। जनता चाहती है कि अगर वो नहीं कर पाते तो उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए। ऑल राइट। अच्छा, मैं विषय रखूं? हाँ, यस, गो अहेड। आपसे चर्चा के दौरान अभी ब्रेक के अंदर ही कौन क्या मांग करता है, क्यों मांग करता है, लेकिन तथ्य अपने आप में बहुत निर्मम होते हैं। वो गुलाबी गालों को तमाचा मार के लाल कर दिया करते। अभी आज इंडिया 2020, 21 और 22 के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में 192 देशों के 184 वोट लेकर भारत निर्वाचित हुआ। इस देश की ये तमाचा आप किसको, आरएसएस को मार रहे हैं? नहीं, मैं चर्चा को बता रहा हूं। आप चर्चा सुनते चलिए। गुलाबी गाल पे किसकी तमाचा मार रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, हाउ डेयर यू से लाइक दिस। देखिए ब्रजेश जी, मैंने कहा कि इतिहास बहुत निर्मम होता है। मैं चर्चा को बहस मेरे गुलाबी गाल पे तमाचा मार रहे हैं? किसी व्यक्ति में नहीं है। आप तथ्य गुलाबी गाल पे तमाचा मार रहे हैं? ब्रजेश जी, आप तथ्य आ जाने दीजिए, तथ्य आ जाने दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, देश की विदेश नीति हमेशा
बाई कंटिन्यूटी रही। अमित भाई एक छोटी सी बात सुन लीजिए। हाँ बताइए। ये जो 20-21 की परमानेंट मेंबरशिप है, आपके सामने बस सिर्फ एक संज्ञान में रहा। हाँ बोलिए। ये 12 और 13 में डिसाइड हो गई थी और इसका लेटर मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मैं आपको भेज देता हूं, उसको भी देख लीजिएगा। मैंने कहा आप अगली लाइनें नहीं ठीक है सुन ना? रहे। और ये 2012-2013 में हो गई थी, और जब 2010 में ये परमानेंट मेंबरशिप हमको मिली थी तब 191 में से 188 वोट मिले थे, इस बार 192 में से 184 वोट मिले। हाँ तो मैंने फिगर गलत नहीं रखी, मैंने फिगर गलत नहीं रखी। ये सब बातें मत करिए, ये नॉन परमानेंट मत करिए। ये कांग्रेस बीजेपी की हमारे यहाँ है, तो इस तरीके बीजेपी की डिबेट भ्रामक बातें मत कीजिए। आप हमारे सीनियर हैं और आप जो है आप तथ्य के लिए जाने जाते हैं। मैं तथ्य रख रहा हूं, मैंने फिगर गलत नहीं की। ओके सुरेंद्र जी प्लीज। 2012-2013 में हमारी परमानेंट सुरेंद्र जी कि नहीं सुने? सुरेंद्र जी इसे कांग्रेस सुरेंद्र जी मत बनाइए। सुरेंद्र जी प्लीज। इसे कांग्रेस बीजेपी डिबेट मत बनाइए। ओके यस गो अहेड। मैं कह रहा था कि देश की कूटनीति हमेशा एक कंटिन्यूटी में चलने वाली प्रक्रिया। चाउ एन लाई के आने के समय क्या हुआ, दलाई लामा के आने के समय क्या हुआ, मैं उसमें नहीं जाता। आप बताइए मसूद अजहर को बैन करने के मसले में क्या हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी ने चाइना के विरोध के बावजूद सक्सीड किया कि नहीं किया? विदेश मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों बता रहा हूं, अभी WHO के अंदर जो रेजोल्यूशन गया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर बाकी देशों ने चीन के खिलाफ जो प्रस्ताव रखा, क्या हमारी कूटनीति की इसके अंदर कहीं कोई स्थिति नहीं थी? मैं भारत की कूटनीति की बात कर रहा हूं, और भारत की कूटनीति संप्रति है, वह इस 135 करोड़ के राष्ट्र की संवेश्वर है। आइए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमको रोका गया, एक सेकंड, लेकिन हम सक्सीड किए। मिसाइल ग्रुप के अंदर चीन नहीं जाने पाया, हम गए। कहां हमारी कूटनीति की विरोध है? और सुन लीजिए, जिस चीन ने यह सारे घटनाक्रम को किया, इस घटनाक्रम के बाद भी आज भी 14 घंटे बैठक हुई है। चीन के अनुरोध क्या परिणाम है? हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी ये कहां पर खराब है? किसके गुलाबी गाल पे तमाचा मार रहे हैं? जरा हमें बताई जाए। ओके ऑलराइट, अभी गाल बजाने वालों को तमाचा मार रहा हूं। गाल बजा रहे हैं। ओके, किसी एक दो व्यक्तियों के बीच में नहीं है, ये भारत की संप्रभुता का विषय। प्लीज ओके ऑलराइट, आपने बात कह ली। आप किसके गुलाबी गाल पे तमाचा मारना चाहते हैं? यू नो द बेस्ट। I know the best. Okay. I know the best. Okay, just have patience, my dear friend. कैमोफ्लेजिंग मत कीजिए तथ्यों के साथ। Okay, कौन कर रहा है? तो आप ही भड़के हो, I don't know भाई। मैंने जो फिगर उत्तेजित क्यों? बिल्कुल सही की, और सुरेंद्र ने भी वही फिगर बताई। शांत, कूल डाउन। ओके, एक बात और सुन लीजिए। आप शांत हो जाइए, मैं आपको फिर टाइम दूंगा। ठीक एक बारी। ओके। सर्वेश द्विवेदी जी, जिस तरह की शब्दावली, जैसी भाषा और जैसे फैक्ट का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप पहले इनको जवाब दे दें, फिर मैं सुरेंद्र राजपूत जी की तरफ बढ़ूंगा आगे। देखिए, हर एक का सोचने का, बोलने का तौर तरीका अलग होता है। मेरा अलग है और बाकी लोगों का अलग रहता है। विषय मेरे और प्रश्न सर्वेश ये जी के है बीच कि का है ही नहीं। जनता क्या चाहती है, अपेक्षाएं क्या हैं, और उसके लिए जो भी करना चाहिए, अगर करते हैं ठीक है, स्वागत है, नहीं कर पाते हैं तो क्या करना चाहिए, यह जनता के लिए मांग है। और जनता में से मैं भी हूं, और मैं तो चीन के जाकर के आज जो पूरे विश्व में चीन की जो स्थिति है उसके बारे में जो देश चाहते हैं उसकी अगुवाई भारत क्यों नहीं करता? करना चाहिए, भारत को क्लेम करना चाहिए। क्यों नहीं भारत क्लेम कर रहा? का रेजोल्यूशन में अगुवाई और क्यों नहीं भारत की राजनीतिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी अगुवाई किसने की? ऑन बोर्ड पूरे देशों को लेकर कौन आया? WHO के अगुवाई किसने किया? WHO की अगुवाई में अमेरिका भी आया, ऑस्ट्रेलिया भी आया, बिल्कुल आएगा, भारत भी आया, और भारत का प्रतिनिधित्व मिला। और इसी अगुवाई के साथ ये कूटनीतिक पहल थी कि नहीं? हाँ, तो ये अच्छा, एक बात बता दीजिए, मैं प्रश्न आप से करता हूं। हाँ। कि नेपाल जो है वो क्यों लड़ने की आ गया चाइना के कहने पर? क्यों नहीं इसके बारे में सरकार को सूचना, और क्यों नहीं यह सरकार को सूचना हुई कि वहां पर वो निहत्थे और उन पे सैनिकों पे आक्रमण कर देंगे? सरकार ये तो जानकारी होनी चाहिए। सरकार तो गृह मंत्रालय, हाँ, आप कह ये जो है जवाब देता हूं, डिफेंस मंत्रालय
और विदेश मंत्रालय, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना। सीसीएस की मीटिंग में हर चीज डिस्कस होती है। अच्छा। Established procedure ये तो है। जनता- सीसीएस की मीटिंग मैं में तो डिस्कस एक- होगी। मैं तो एक कैबिनेट जन- कमेटी ऑन सिक्योरिटी एक के अंदर, जनता के और नाते, वहां ये सारे लोग जागरूक मेंबर हैं। नागरिक के नाते ये कह रहा हूं। आपकी एक्सेस सीसीएस की मीटिंग के रेजोल्यूशन पे है ना, मेरी एक्सेस है सीसीएस की तो फिर मीटिंग के किस हक पर आप resolution पे। दावा कर रहे हो कि उनको पता वहां पर डिस्कस हुआ है? जब आपकी एक्सेस नहीं है तो आपने कैसे हाँ, तो डिबेट मैंने की कहा बात ना, कर रहे हो? इनसे पूछा ना आप कि किस हक से ये सीसीएस बात की कर रहे मीटिंग हो? में कैसे नहीं डिस्कस हुआ, ये एक्सेस कैसे है किसी को? सीसीएस की मीटिंग में ये डिस्कस अब आप नहीं हुआ, चाहते हैं कि ये आरएसएस access भी ना किसको है? बोले? भाई गजब हो गया, आप बीजेपी चाहती है आरएसएस भी ना बोले। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, सुरेंद्र मैंने ये राजपूत नहीं go कहा। ahead। मैं फैक्ट्स रख रहा हूं और बहुत पुरी साहब, यू आर अ वेरी सीनियर लीडर, मैं आपकी जी। इज्जत करता हूं क्योंकि आप फैक्चुअल बात करते हो। बिल्कुल। लेट्स डिबेट को अपने फ्लो में चलने दीजिए। मैं Yes, आदरणीय राजपूत जी अमित को है। पुरी जी की मैं बहुत छोटे बोलूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं जनरल राजेंद्र सिंह जी बोले। मैं बहुत छोटे में बोलूंगा। मैं आपसे 2-3 बातें इन्होंने कूटनीति की बात कही, मैं कूटनीति पर 3 बातें सिर्फ कह करके बात समाप्त कर देता हूं कि पहले प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर के अब तक जो 5 बार चीन गए हैं और 18 बार जी जिनपिंग से मिले हैं। एक bilateral meeting और बाकी international- एक सेकंड, और हाँ, कौन सी ऐसा क्यों कर रहे हो? के लिए गए। ये एक मिनट सर अमित जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। पुरी जी, इतनी डिसेंसी होनी जी, चाहिए। मैं आपके बीच में नहीं इतनी बोला। minimal एक मिनट, decency 2 हम मिनट, 2 expect मिनट करते समय हैं। दे दीजिए। जैसे Okay, आपने go कुछ समय दे फैक्ट रखे दीजिए थे, ऐसे मैंने भी रखे। तो मैं 2014 से पहले मुख्यमंत्री रहते वो 5 बार गए चीन, और 2014 से 2020 के बीच में 5 बार चीन गए और 18 बार वो आपस में मिले। और उसके बाद अगर कूटनीतिक रूप से ये आपकी विजय है कि हमें पहले क्या नाम ये गलवान मैं तो वैली में सराहना उनके करता हूं सुरेंद्र फोर्सेस राजपूत मिल रही जी, हैं और हमारी सर्वेश भूमि द्विवेदी पर जी कब्जा का किया जा रहा कि है। छाती तो ये ठोक के कौन सी उन्होंने बात कूटनीति कही। है ये मुझे नहीं कूटनीति पता। और आप आज थी तक जो अभी 2008 एक सेकंड भाई, में पुरी देश जी, के प्रधानमंत्री पुरी जी, को मेरे को बात करने बीजिंग दो कि नहीं ओलंपिक दोगे? में ना बुलाकर पुरी जी, कांग्रेस पार्टी के पुरी जी, नेता को बुला करके पुरी समझौता जी, किया कम्युनिस्ट पार्टी पुरी ने। जी, और भारत मैं- की पुरी जी, आप कूटनीतिक गलत विजय कर रहे हो। दिखाया। आप गलत उस कर रहे हो। समय के पुरी प्रधानमंत्री जी, मनमोहन गलत कर सिंह रहे हो। को पुरी नहीं जी, बुलाया गया। आप गलत ये कर रहे हो। ऑफिस मेरे को देखिए, बात करने अमित दो। भाई, सारी बातों को जवाब देना चाहता एक हूं। सेकंड रुको। लेकिन ये 2008 कोई कूटनीति नहीं है No, no, कि no, no. मेरे बेंजिंग गांव से ओलंपिक के अंदर मेरे It's क्या not a हुआ था? decency, देश actually. के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। Actually, it's not a सारे decency. राष्ट्राध्यक्ष आप बुलाए गए। exposed हो गए हो, केवल देश इसलिए के बौखलाए हुए हो, और प्रधानमंत्री कोई को बात नहीं नहीं। बुलाया गया। कूटनीति ने मरवा ओके, दिया एक है। सेकंड रुकिएगा भाई। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरे जवानों को आपकी कूटनीति ने मरवा दिया है। ओके, ऑल राइट, हमारे और जवानों ऐसी का जहां कूटनीति कहीं से भी भगवान घटना हुई, बचाए। दोनों हमने शांत सब होके बहुत बहुत स्पष्ट स्पष्ट किया है जनरल कि राजेंद्र भारत सिंह के जवानों की हत्या देश इन दोनों की आवाज हुई म्यूट है, कर दीजिए। ये शांत ना हो तो इनकी आवाजें बंद कर दीजिए। All right. और इसका भी प्रतिकार ओके, लेंगे। ओके, all right. चोट और पे आप है, जैसे इसका लोगों भी को प्रतिकार जवाब देना लेंगे। होगा। ओके, जनरल राजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे सर जानना चाहता हूं कि गलवान घाटी का भारत के लिए कितना बड़ा सामरिक महत्व है। हमारे दर्शकों को आप ब्रीफ करिए और बताइए कि ये लद्दाख तक का सेक्टर कितना स्ट्रांग है और भारत के लिए कितना जरूरी है। जो गलवान वैली है, इससे एक जगह वहाँ आप जानते होंगे डीबीओ करके, जी, दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी है, उसके सामने जो चीन एक सड़क बना रहा है, सीपैक जिसको बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ग्वादर से जाके मिलेगी। अगर गलवान चीन के हाथ में चली जाती है तो हमारा डीबीओ ग्लेशियर सारा कमज़ोर पड़ जाएगा। डीबीओ जब तक हमारे पास है, गलवान हमारे पास है, हम चाहें तो चीन की जो कॉरिडोर है उसको बंद कर सकते हैं, उसके ऊपर निगरानी रख सकते हैं। और जब भी देश फैसला लेगा कि हमें अक्साई चीन लेना है तो गलवान वैली का बहुत महत्व है। तो इसको छोटा सा ये मत समझे कि 2 किलोमीटर चीन अंदर आ गया है, 1 किलोमीटर आ गया है। इसका जो लॉन्ग टर्म इसका महत्व है बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए चीन को वहाँ से वापस जाना ही पड़ेगा। हमें हमला करना पड़े, हम हमला करके उसको हरा सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में चीन का गलवान में रहना हमें मंजूर नहीं है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आज चीन सबसे कमज़ोर हालात में है। अंदरूनी आप देखो, उगैर मुसलमान हैं, उधर ताइवान का प्रॉब्लम है, साउथ चाइना सी का प्रॉब्लम है,
30 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। जितनी अमेरिका की आबादी है उतने चीन में अनएम्प्लॉयड है। जीपिंग का आपको पता है, इंटरनल उसके बड़े भारी प्रॉब्लम चले हुए। इट्स राइट टाइम टू हिट देम हार्ड। एब्सोल्युटली। अगर अपने नेता जो शायद हाउ हार्ड, देखो इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता कुछ कोऑर्डिनेशन चल रही हो यूएसए से, कई सीक्रेट बातें होती हैं, लेकिन अगर अभी हम चीन को मारेंगे तो इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। छोड़ना नहीं है, कब करना है वो जो ऊपर बैठे हैं सीक्रेट टॉक्स कर रहे हैं वो डिसाइड कर लें, लेकिन जितना कमजोर आज चीन है और हम इतने ताकतवर हैं, इसमें कोई शक नहीं, चीन को हम धूल चटा सकते हैं। ओके। और माउंटेन वॉरफेयर में हमारी रणनीति बेहतर है। माउंटेन वॉरफेयर में चीन ने माना है कि भारत इस समय दुनिया की नंबर 1 सेना है। हम 18,000 20,000 तक लड़े हैं। चीन ने तो कोई लड़ाई लड़ी नहीं है आज तक। 62 के बाद हाई एल्टीट्यूड पर जहां ऑक्सीजन भी नहीं होती है, बहुत कम लेवल पे ऑक्सीजन होती है, लो लेवल पे होती है, वहां वार लड़ना कितना मुश्किल होता है जनरल साहब? बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने ट्रेनिंग करी है। हम सियाचिन में लड़ रहे हैं इतने साल से, तो चीन तो उसको सांस नहीं आएगा कि लड़ाई शुरू होगी। आप देखोगे चीन वहां से भागेगा, ये नहीं लड़ सकता है। जो गलवान वैली है उसका कब्रिस्तान बन जाएगा। एक मौका दो। इमीडिएट काउंटर? हाँ जी, इमीडिएट काउंटर अटैक वो ऊपर वाले डिसाइड करने के मामले होते हैं। उनको क्या अपना एमिनेशन कम है, पीछे से आना है, फौरन से लेना है, लेकिन मौका है, मत गवाएं इसको। मेरी एक दरख्वास्त है कि बदला लेने का मौका बिहार रेजिमेंट को मिले। अगर हमें मिल जाए तो आपको विश्वास दिलाता हूं बिहार रेजिमेंट देश को गौरव दिलाएगी। हम बदला लेंगे, बहुत उत्सुक है, पर हमारे हाथ मत बांधना, हमें जाने दो जैसे हम जाते हैं। या मैं सबको भरोसा दिलवाता हूं कि हम भारत को सिर नीचे नहीं होने देंगे। आई सैल्यूट यू जनरल। थैंक यू सर। आई सैल्यूट यू। थैंक यू। मुझे लगता है इस पैनल में बैठा हर आदमी आपको सैल्यूट करता है। यस, मुझे लगता है इस पैनल में बैठा हर आदमी आपको सैल्यूट करेगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद। गुड नाइट।